तो अब हमें पढ़ना है कोशिका कला के कार्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक अर्धपारगम झिल्ली होती है जो कि प्रत्येक सजीव की कोशिका के कोशिका द्रव्य को घेर कर रखती है। ठीक है, अब ये अर्धपारगम का क्या मतलब है? तो जो इसकी परमेबिलिटी होती है, कोशिका जो हमारी ये सेल होती है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये डिसाइड करती है कि कोई भी हानिकारक चीज़ है वो अंदर ना आ जाए और कोई लाभदायक चीज़ है जो वो बाहर ना चले जाए। ठीक है, तो इसको ही हम बोल रहे हैं परमेबिलिटी। इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो होती है अर्धपारगम, मीन्स ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। परमेबिलिटी को हम 4 मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो परमेबिलिटी होती है, एक होती है परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि पारगम झिल्ली, एक होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्ली, एक होती है हमारी विभेदी पारगम झिल्ली यानी कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और एक होती है हमारी अपारगम झिल्ली इम्परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा विलेय और विलायक दोनों आर पार जा सकते हैं। विलेय विलायक का क्या मतलब है? अभी हमने पहले पढ़ा ऑस्मोसिस में, विलेय और विलायक हमने पढ़ा ना कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो विलायक होता है, यानी कि जो हमारा पानी है वो विलायक है और शुगर जो हमारा विलेय है। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों आर पार जा सकते हैं। ठीक है, सेमी परमीबल का मतलब होता है कि सिर्फ विलायक अंदर जा सकता है, विलायक आर पार जा सकता है, विलायक अंदर जा सकता है, विलायक बाहर जा सकता है, लेकिन जो विलेय है वो नहीं जा सकता, केवल विलायक ही जा सकता है। ठीक है, विलेय मीन्स शुगर है वो नहीं जा सकती। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि किशमिश। ठीक है, ये पानी में होती है। ठीक है, किशमिश को हम मान लेते हैं कि ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है जो इसकी बाहर की झिल्ली, अंदर इसमें जो है वो हमारा विलेय भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पानी है वो ही तो अंदर जाता है, तभी तो किशमिश फूल जाती है। ठीक है, बाहर इसके जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर थोड़ी ना आता है। तो ये होती है हमारी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक होती है हमारी सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ विशेष, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही इसमें अंदर जा सकती हैं या बाहर आ सकती हैं। अर्धपारगम झिल्ली, अपार पारगम झिल्ली यानी कि इम्परमीबल मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी चीज़ आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया। तो हमारी जो कोशिका कला होती है, कोशिका कला जो होती है वो हमारी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये वाली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, और सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब इसमें सेमी परमीबल का मतलब है कि इसमें विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, और सिलेक्टिवली का मतलब कुछ विशेष प्रकार के अणु आर पार जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉलिड जो कम मात्रा में हो, जो घोला जाए, और सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में और जिसमें घोला जाए। अगर हम चीनी का पानी लें तो चीनी सॉलिड हो जाएगी और पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो अणुओं का उच्च कंसंट्रेशन से मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से निच्च कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेशन की ओर अभाविक रूप से जाने को डिफ्यूज़न कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि डिफ्यूज़न, एक अगरबत्ती है, ठीक है, वो यहाँ पर जल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो हमें जो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो हमें बहुत दूर तक आती है, यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ तक भी जा रही है ना, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू। मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन में जा रही है तो डिफ्यूज़न के थ्रू ही तो जा रही है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमारी डिफ्यूज़न को हमने समझ लिया कि कोई भी अणु जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इसमें जो होता है, गैस जो होता है वो सबसे तेज गति करता है, उससे जो कम गति करता है वो होता है लिक्विड। लिक्विड जो होती है वो कम तेज गति करती है, और जो सॉलिड होते हैं बहुत ही धीमे गति करते हैं।
गैस है वो जल्दी फैल जाती है, लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे फैलता है, और जो सॉलिड होता है वो बहुत ही देर में फैलता है। ठीक है, अब हमारे कोशिका कला के दो हमने एक कार्य पढ़ लिया, वो परमेबिलिटी वाला। इसका दूसरा कार्य होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा कार्य होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब निष्क्रिय अभिगमन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स सक्रिय अभिगमन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि बिना ऊर्जा खर्च किए अणुओं को का कोशिका कला के आर पार जाना। ठीक है, तो जैसे ये कोशिका है हमारी, ठीक है, इसके आर पार कोई भी चीज़ जा रही है, विलायक हमने मान लिया, विलायक जो है, विलायक के अणु जो है वो आर पार जा रहे हैं, वो बिना यहाँ पे कुछ वो है अणु है, अंदर कुछ अणु है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू जा रहे हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू जा रहे हैं। मतलब यहाँ हाई कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन में ये विलायक के अणु जा रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू जा रहे हैं, तो ये इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी कि सक्रिय अभिगमन की बात करें, तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। मतलब कि इसमें हमें पता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही चीज़ें जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर अंदर अधिक सांद्रता है और बाहर कम सांद्रता, हमें पता है कि अधिक से कम की ओर जाती हैं, कम से अधिक की ओर नहीं जाती हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिव प्रोटीन का यूज़ करके कम सांद्रता के अणु को अधिक सांद्रता की ओर ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम अधिक सांद्रता कम सांद्रता से अणुओं को अधिक सांद्रता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जबरदस्ती ले जाते हैं, तो इसमें ऊर्जा खर्च हो रही है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये रहा, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं डिफ्यूज़न में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि कोई भी चीज़ आराम से आ रही है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के थ्रू ही एटीपी एनर्जी लग रही है, तब हम कोई चीज़ अंदर ला पा रहे हैं। मतलब हम किसी चीज़ को अगर हमें अंदर ले जाना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो हमारी कोशिका कला होती है उसका चौथा कार्य ये होता है कि वो फैगोसाइटोसिस मतलब कि ठोस पदार्थों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जैसे ये पदार्थ है कोई, तो ये अपनी शेप चेंज करेगी और इसको अंदर ले लेगी। ठीक है, इसका ये भी एक कार्य होता है। ठीक है, ठोस अणुओं को अपनी आकृति बदलकर ठोस अणुओं को अंदर ले लेती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।